हेलो एवरीवन। आज हम सोल्व करेंगे सीजीएल प्री 2024 का सेट नंबर 11। तो आज का चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? इसमें कह रहा है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए। 4 साल बाद उसने उधार देने वाले को 9/5 पैसे वापस कर दिए। ब्याज की दर क्या थी ये हमसे पूछ रहा है। 5/9 यानी कि जितना लिया था उसका 9/5 उसने उसको वापस कर दिया जितना उससे उसने पैसे लिए थे। मान लिया अगर हमने 100 रुपये उधार लिए थे तो 4 साल बाद की बात कर रहा है ना, ये रहा 4 साल बाद। तो 4 साल बाद उसने कितने वापस कर दिए? 100 का 9/5 उसने वापस कर दिया, यानी कि 180 उसने वापस कर दिया। 100 लिया था, 180 वापस कर दिया। कितना ब्याज है? 80 ब्याज है। कितनी सालों में? 4 सालों में। तो इसे मैं यदि 1 साल में निकाल दूँ तो मुझे पता चल जाएगी वही रेट है। तो 1 साल में कितना आएगा? 4 से भाग कर दूँ कितना आएगा? 20, यानी कि यही इसकी रेट है 20%। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है? इसमें कह रहा है हर महीने एक आदमी 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं का सेवन करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। देखिए एक तरफ चावल है और एक तरफ क्या है? एक तरफ है गेहूं। मैंने लिख लिया। हमसे कर रहा है एक आदमी 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं का सेवन करता है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंजम्पशन कितना कितना कर रहे हैं। चावल कितना कंज्यूम कर रहा है? 20। और तुम्हारा गेहूं कितना कर रहा है? गेहूं कर रहा है 8। और इनका प्राइस का मुझे बता रखा है। प्राइस कह रहा है कि चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। यदि गेहूं की कीमत अगर 20 है तो चावल की कितनी है? अगर गेहूं की कीमत 100 है तो चावल की कितने? 20। तो रेशियो क्या होगा इनका? 1:5 में होंगे। ठीक, तो इनका जो टोटल खर्चा आएगा वो कैसा आएगा? कितना मैं कंज्यूम कर रहा हूँ और कितना उनका प्राइस है। कितना कंज्यूम कर रहा हूँ? 20। एक के प्राइस से तो यहाँ कितना कंज्यूम हो जाएगा? 20। यहाँ 8×5 = 40। टोटल कितना कंज्यूम कर रहा हूँ मैं? 60 कंज्यूम कर रहा हूँ, मतलब टोटल 60 खर्चा आ रहा है। और यहाँ क्या कह रहा है? जिसके परिणाम चावल और गेहूं के लिए कुल खर्च 300 रुपये प्रति महीना है। हमारा कितना आ रहा है? 600। हमारा आ रहा है 60। तो 60 का और 300 का कंपेरिजन हम कर सकते हैं। यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। यहाँ से 1 की वैल्यू 5 आ गई। तो चावल कितना खर्च कर रहा हूँ मैं? 20×5 = 100 किलो। गेहूँ कितना कंज्यूम कर रहा हूँ मैं? नहीं, यहाँ से मैं प्राइस निकाल सकता हूँ क्योंकि ये तो मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू है, क्योंकि चावल 20 किलो और गेहूं 8 किलो सवाल में दिया हुआ है। लेकिन प्राइस का मुझे रेशियो दिया हुआ है 1:5। तो मैं यहाँ से 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25, यानी कि प्राइस जो है गेहूं का वो 25 है और चावल का कितना है? 5 है। अब क्या कह रहा है? यदि गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, गेहूं कौन सा है ये? इसकी कीमत कितनी है? 25। इसकी कीमत यदि मैं 20% बढ़ा दूं तो 20% का मतलब है 5 से 6 होना, यानी कि 25 से कितना हो जाएगा? 30। इसकी कीमत अब 30 हो गई 25 से। तो क्या कर रहा है? यदि गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाती है तो 300 रुपए के समान खर्च को बनाए रखने के लिए, यानी कि खर्चा अब भी कह रहा है कि 300 रुपए है। तो यहाँ से टोटल गेहूं का खर्चा कितना आएगा? देखिए 30 इसका प्राइस है, 8 किलो में खा रहा हूँ तो 8 या 24 कितना कितना मैं खा रहा हूँ? 240। वो कह रहा है मुझे 300 रुपये ही रखना है जितना पहले था। तो इसको कितना करना पड़ेगा मुझे? यहाँ से मुझे कितना चाहिए? चावल से कितना चाहिए? 240 मेरे पास आ चुका है। चावल से कितना चाहिए? चावल से चाहिए मुझे अब 60। 60 चाहिए। आगे क्या कह रहा है? 60 चाहिए। तो बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की आवश्यकता है? यह देखते हुए कि चावल की कीमत और गेहूं की खपत स्थिर है। तो देखिए पहले कितना खर्चा आ रहा था इसका? 20×5 100, मतलब चावल से जो टोटल खर्चा हो रहा था वो 20 किलो खा रहा था मैं, प्राइस था इसका 5। कितना आ रहा था? 100। अब कितना रह गया? 60, क्योंकि 240 तो मेरा गेहूं से बन गया जब इसका प्राइस 20% बढ़ गया। तो 240 यहाँ से बढ़ गया। और चावल का कितना है अब? 60। पहले कितना था? 100। तो कितना कम हो गया? 40 कम हो गया। कितने पर? 100 पर। तो यही इसका वो आ जाएगा, क्योंकि 100 पर है ये। किसी भी चीज को 100 में देखना उसी को परसेंटेज बोलते हैं, यानी कि 40% होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद करते हुए समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक चोर जिसका एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जा रहा था, शुरुआत में 150 मीटर आगे था। यदि पुलिसकर्मी की गति और चोर की गति का अनुपात 5:4 है तो चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करनी होगी? हमसे पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है? एक चोर जिसका एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जा रहा है। यदि पुलिस चोर का पीछा कर रहा है तो चोर कहीं ना कहीं यहाँ आगे होगा और पुलिस पीछे होगा। किया जा रहा है शुरुआत में 150 मीटर आगे था, यानी कि चोर जो है वो पुलिस से 150 मीटर आगे था। इस 150 मीटर आगे होने का क्या मतलब? इन दोनों के बीच 150 मीटर की दूरी थी। पुलिस यहाँ है, चोर यहाँ है, तो चोर कितना आगे हो गया? 150 मीटर आगे। अब कह रहा है यदि पुलिसकर्मी की गति और चोर की गति का अनुपात 5:4 है, पुलिस और चोर की स्पीड का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है? 5:4। तो चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करनी होगी हमसे पूछा है। देखिए यदि पुलिस चोर को पकड़ेगा, मान लीजिए चोर भागकर यहाँ पहुंच गया है और पुलिस भी इसको पकड़ेगा तो यहीं पकड़ेगा,
और जितनी समय यानी कि यहाँ चोर दौड़ा है उतने ही समय पुलिस दौड़ा है, यानी कि क्या है, टाइम दोनों का सेम है। और हमें पता है डी इक्वल्स टू क्या होता है, एस टी, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पर टाइम दोनों का फिक्स है, चोर ने भी उतना ही टाइम लिया है, पुलिस ने भी उतना ही टाइम लिया है, तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो देखिए आप सेम होगा, यानी कि जो स्पीड का रेशियो है वही क्या होगा इनकी डिस्टेंस का रेशियो, 5:4। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस के रेशियो में दोनों के बीच कितने का अंतर है, 1 का। और वैसे दोनों के बीच अंतर कितना था शुरुआत में, 150, यानी कि 1 की वैल्यू 150 मीटर है। यहाँ पर क्या निकलवा रहा है हमसे, चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करनी होगी। चोर कौन सा है, चोर कितनी दूरी चल रहा है रेशियो में 4, 1 की वैल्यू 150, तो 4 की कितनी आ जाएगी, 15 चौका 60, 600 मीटर। तो यही इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, सबसे अधिक उत्पादन वाले महीने का सबसे कम उत्पादन वाले महीने से क्या अनुपात है, हमसे पूछा है। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, सबसे अधिक देख लेते हैं किस में हो रहा है, ये नवंबर में हो रहा है, कितना, 108। सबसे कम, सबसे अधिक उत्पादन का सबसे कम से बताना है, सबसे कम किसमें 45, 108 का 45 से रेशियो बताना है। सिर्फ 9 से काट लेता हूँ 12 बार, 9 से 5 बार, यानी कि क्या रेशियो आ जाएगा, 12:5, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करूँगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 4 से इसको भाग नहीं लगाएंगे, सबसे पहले होगा ये ऑफ सोल्व, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, 2 से 8 को भाग लगाएंगे, कितना 16 को भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा 8। और यहाँ पर क्या है 8 - 1, ये आ जाएगा 64 - 1 बराबर 63, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, 44 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाले एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 30 डिग्री के केंद्रीय कोण को अंतरित करता है। तो देखिए 44 सेंटीमीटर चाप की बात कर रहा है। जब एक मान लीजिए ये एक पूरा सर्कल है, तो ये भी तो एक चाप ही है, लेकिन ये पूरा सर्कल है, पूरी चाप है, तो पूरी चाप के लिए चाप की लंबाई क्या होती है, 2πr। इस समय इसका रेशियो क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है सर्कल का, πr²। तो यदि मैं एक यूनिट में बात करूँ कितना हो जाएगा, πr² बटे 2πr। यहाँ से देखिए πr² से एक πr कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा r/2। अब यदि मैं इसमें l देखिए कितनी दी हुई मुझे, 44 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से मैं अगर 44 की वैल्यू निकालूँ, 44 कितना आ जाएगा, 44 × r/2, यानी कि यहाँ से मैं डायरेक्ट इसका एरिया निकाल सकता हूँ, सिर्फ मुझे r की जरूरत है। अगर मेरे पास रेडियस होगी तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर r पुट कर इसका यहीं से एरिया निकाल सकता हूँ। अब r कैसे निकलेगी, r निकलेगी ऐसे, देखिए मुझे दी हुई है 44 सेंटीमीटर, मैं देख लेता हूँ पूरा सर्कल पर कितनी होती है 2πr, मुझे दे रहा है 30 डिग्री पर, तो मैं 30 डिग्री पर देख लेता हूँ कितना होगा, 30 डिग्री 360 का कितना भाग है, वही तो होगा, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। अब ये कर रहा है 30 डिग्री के बाद, तो मैंने 30 डिग्री पर देख लिया कितना होगा, कितना दे रखा है मुझे 44 सेंटीमीटर। यहाँ से इसको कट जाएगा 12 बार, यहाँ पर देखिए 2π रख दिया मैंने, 22/7 × r बराबर 44 × 12, 5 दूनी 44 से 44 गया, r बराबर कितना आ गया 7 × 12। अब यहाँ पर मैं r पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरा सीधा एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने वही तो निकाला है कि 44 सेंटीमीटर की चाप पर कितना एरिया होगा। यहाँ पर देखिए 44 × r कितना है, 12×7 84 बटे 2। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं पहले 4 की गुणा कर लेता हूँ, इसमें 44 को मैंने लिख लिया 11 × 4 × 84/2। 2 से देखिए मैंने ये 2 काट दिया, 84 की मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसमें 8 की मल्टीप्लाई मैं इजीली कर सकता हूँ, कैसे करूँगा, सबसे लास्ट डिजिट को ऐसे लिख दीजिए, उसमें उससे अगली डिजिट जोड़िए, 8 से 14 हासिल 1, उसमें उससे अगली डिजिट जोड़िए 6 1 7 और एक हासिल का 8। अब क्या बच रहा है एंड में, एक को ऐसे लिख दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 1848, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं, इसमें कह रहा है यदि छात्र ने अंग्रेजी 3 घंटे पढ़ी तो उसने गणित कितने घंटे पढ़ी, ये पूछ रहा है। तो देखिए परसेंटेज में दे रखा है मुझे 15%, और अंग्रेजी कब पढ़ी कितनी है, ये जो मुझे यहाँ पर पाई चार्ट दे रखा है, क्या कह रहा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी टाइम ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी कि स्टडी टाइम्स का परसेंटेज दे रखा है मुझे। इंग्लिश परसेंटेज में 15% पढ़ी है, लेकिन घंटे में 3 घंटे पढ़ी है। मुझसे पूछा उसने गणित कितने घंटे पढ़ी, गणित का परसेंटेज देखता हूँ मैं कितना है, 35%। अब यहाँ पर देखिए यदि 15% 3 के बराबर, तो 35% क्या होगा, 15 में 3 से भाग लग रहा है तो 35, 15 में 5 से भाग लग रहा है तो 35 में 5 से भाग लगा दिए, कितने घंटे पढ़ा, 7 घंटे। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, 2 बेलनों के आधारों की त्रिज्या 4 5 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयां 5 और 7 के अनुपात में है, उनके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा है, क्या होगा। देखिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2πr/h। अब देखिए 2 एक कांस्टेंट चीज है, कभी बदलेगी नहीं, और पाई भी एक कांस्टेंट चीज है, ये भी कभी नहीं बदलेगी। तो
मैं अगर CSA की बात करूँ किस पर निर्भर कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R और H के। अब यहाँ पर देखिए मुझे R का रेशियो दे रखा है कितना, R का रेशियो दे रखा है 4:5। मुझे ऊंचाई का यानी कि H का रेशियो दे रखा है कितना, 5:7। मुझे बताना है CSA का रेशियो। CSA क्या होता है, CSA होता है प्रोपोर्शनल R इंटू H के। और यहाँ से मैं R इंटू H निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, 4×5 रेशियो में 5×7। तो मैं पहले ही 5 से 5 काट देता हूँ, रेशियो क्या आएगा 4:7। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर ये देखना है सिर्फ कि CSA जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R और H के। अगला देखते हैं। अब देखिए इसको सोल्व करना है तो डायरेक्ट कर दीजिए सोल्व, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। नीचे देखिए क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। जब मैं एलसीएम लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब ये इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी इधर, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस। माइनस कोस से प्लस कोस कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 2। तो ये क्या आ जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला क्या है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 48 मिनट और 66 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने घंटे बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए। देखिए 2 टैंक है ए और बी, ए कितना टाइम ले रहा है 48 मिनट, बी कितना टाइम ले रहा है, बी ले रहा है 66 मिनट। तो इन टोटल टैंक की क्षमता मानने के लिए इनका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए जो भी सबसे बड़ी संख्या होती है जल्दी से एलसीएम निकालने का तरीका उसको ऊपर लिखिए, उसमें उससे छोटी संख्या से भाग कीजिए। यहाँ पर 2 ही संख्या है तो इससे छोटी यही होगी 48। अब इसको सोल्व करिए, 2 से काटता हूँ 2 से 33 बार, 2 से 24 बार, 3 से काटता हूँ 3 8 24, 3 से 11 बार। तो नीचे कितना बच रहा है 8, यानी कि अब नीचे जो बचता है उसकी ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या था ऊपर 66, यानी कि इसका एलसीएम होगा 66 इंटू 8। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, ए की इफिशिएंसी, बी की कितनी आ जाएगी 8। क्या कर रहा है जी, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने मिनट बाद बी को बंद कर देना चाहिए। यानी कि देखिए बी को बंद कर रहे हैं, बी को बंद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ए तो पूरे समय चला है, ए ने पूरे समय में कितना काम कर दिया होगा वो मैं देख सकता हूँ। देखिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी एक साथ खोले गए थे, फिर क्या हुआ, बी को हमने बंद कर दिया। क्या चल रहा है, सिर्फ ए चल रहा है, सिर्फ बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए। तो पूरे 32 मिनट में टैंक भरना है मुझे, तो पूरे 32 मिनट तक मैंने टैंक में पानी खोले रखा। तो पूरे 32 मिनट तक काम किसने करा है, ए ने। ए की एफिशिएंसी कितनी है 11 है, तो 32 मिनट में ए कितना कर देगा मैं देख सकता हूँ। यहाँ से 2 5 3, मैंने वही 11 से मल्टीप्लाई कर रूल लगा दिया, 2 3 और 2 5 और इधर 3, यानी कि ए ने टोटल कितना काम कर दिया, 352 टैंक भर दिया ए ने। यहाँ पर टोटल टैंक में क्षमता है कितनी, 8×48 हासिल 4, 8×48 और 4 52, 352 जो ए ने भर दिया। तो बचा कितना, मैं 528 में से इसको घटा सकता हूँ, 8 में से 2 गए 6, 12 में से 5 गए 7, यहाँ पर बचा 1। ठीक, आगे क्या करा है, तो बी को बंद कर देना चाहिए। बी को हमने बंद कर दिया था, तो बी को बंद कर दिया था। अब बचा कौन है, सिर्फ ए से तो हमने जितना काम करा था ए ने उतना काम हमने करवा लिया। अब कौन बचा, बी ही तो बचा। तो जितना ये काम है ये काम करा था बी ने। बी की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो 176 काम को कितने समय में करेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 मिनट में करेगा 176 काम को। यानी कि 22 मिनट बाद बी को बंद कर देंगे तो पूरा टैंक 32 मिनट में भर जाएगा। तो ऐसे इसको आपको सोल्व करना था। अगला देखते हैं। अगला है, यदि 7 tan थीटा बराबर दे रखा है 3/7। यहाँ से देखिए tan थीटा क्या आ जाएगा 3/7। tan क्या होता है, साइन बटे कोस, कितना हो जाएगा 3/7। अब या तो इसमें डायरेक्ट साइन और कोस की ऐसी ही वैल्यू रख दीजिए कि साइन 3 और कोस 7, क्योंकि जब इसमें आप पुट करेंगे तो ऊपर भी x बनेगा और नीचे भी x को छोड़ दीजिए, ऐसे देख लीजिए आप। देखिए साइन की जगह मैं 3 रखता हूँ, 7 या 21 प्लस 5 7 35 बटे में 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14। यहाँ क्या बना 6 3 2 5 56 बटे यहाँ पर कितना बचा 7, कितना आ गए 8। या आप क्या कर सकते थे, इस वाली इक्वेशन में भी और इस वाली इक्वेशन में भी कोस से भाग लगा दीजिए। कोस से भाग कब लगाते हैं, जब ये वाली चीज हमें दी हुई हो साइन और कोस में और हमें tan थीटा का मान दे रखा हो, क्योंकि कोस से जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो साइन बटे कोस क्या होता है tan, वहाँ tan बन जाएगा और यहाँ पर 1 बन जाएगा। देखिए tan कोस से भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 7 tan थीटा माइनस प्लस 5 बटे यहाँ क्या बन जाएगा 7 tan थीटा माइनस 2। यहाँ पर देखिए tan थीटा रख दीजिए 3/7, 3/7 रहूंगा तो यहाँ 3 बचेगा प्लस 5, यहाँ पर 3/7 रहूंगा तो यहाँ 3 बच जाएगा माइनस 2, बराबर कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ से भी 8 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि टेनिस और फुटबॉल पर खर्च की गई कुल राशि 1,45,000 है तो दिए गए सभी खेलों पर खर्च की गई कुल राशि कितनी होगी। देखिए पूरा सर्कल बन रहा है, पूरा सर्कल है यानी कि 100% की बात कर रहा है, 100% पे पूछा है कितनी होगी यार राशि। मुझे दे रखा है टेनिस और फुटबॉल पर, टेनिस की 14% है और फुटबॉल है कहाँ पर, फुटबॉल है 15%, यानी कि दोनों को मिलाकर कितनी है 29%।
सवाल में दोनों की मिलाकर कितनी दे रखी राशि 1,45,000, यानी कि 29% का मैं कंपेरिजन कर सकता हूँ 1,45,000 से। यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 29 पंजे 145 होता है, 1% की वैल्यू हो जाएगी 5,000। तो क्या पूछा है मुझसे, कुल राशि पूछा है, खेलों पर खर्च की गई कुल राशि। कुल क्या है 100%, 100% निकालना है, 2 जीरो इधर लगा दी, 2 जीरो इधर, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि विभाग डी में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं तो उस विभाग में कितने पुरुष होंगे, हमसे पूछा है। ये मुझे पाई चार्ट में क्या दे रखा है, ये दे रखा है मुझे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ए कंपनी। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है एम्प्लॉइज का। एम्प्लॉइज का मतलब क्या है, इसमें मेल भी है, एम्प्लॉइज का मतलब है इसमें मेल भी है और इसमें फीमेल भी है, उसका परसेंटेज मुझे रेशियो दे रखा है। आगे दिया क्या है मुझे, इसमें दे रखा है पाई चार्ट किसी कंपनी के 20,000 कर्मचारियों को प्रतिशत बंटन दर्शाता है, यानी कि टोटल जो कर्मचारी थे वो थे 20,000। देखिए किस में पूछा है मुझसे, विभाग डी में पूछ रहा है। डी में मैं पहले ये देख लेता हूँ टोटल कितने थे, टोटल एम्प्लॉइज। तो डी में जो टोटल एम्प्लॉइज थे, डी में टोटल एम्प्लॉइज लिखने का मेरा मकसद यहाँ पर यह है क्योंकि आपको पता चले कि टोटल एम्प्लॉइज में मेल और फीमेल दोनों है, और अंत में हमसे मेल का पूछा है। तो डी में कितना है 30%, इसका 30% कितना हो जाएगा, इसका 30% हो जाएगा कितना 6,000। अब क्या निकल पा रहा है मुझसे, उस विभाग में कितने पुरुष थे, ये क्या दिया हुआ है, यदि विभाग डी में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, यदि 30% कर्मचारी महिलाएं हैं तो पुरुष कितने बचे, पुरुष बचे 70%, यानी कि इस 6,000 में से फीमेल जो है वे दे रखे हैं मुझे 30%, तो मेल कितने बचे, टोटल तो 100% ही होता है 70%, मुझसे 70% ही पूछ रहा है, यानी कि 6,000 का मुझे 70% निकालना है, कितना आ जाएगा 4200। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है, त्रिभुज ABC में भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 2 गुने से 2 सेंटीमीटर कम है। एक त्रिभुज की बात कर रहा है, पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ABC। क्या कर रहा है इसमें आगे, ABC में भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 2 गुने से 2 कम है, यानी कि यदि AB की लंबाई में x मान लूं तो BC की लंबाई क्या है, इसके 2 गुने से 2 कम है। आगे क्या कह रहा है, भुजा AC की लंबाई भुजा AB की लंबाई क्या है, x की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि AC की लंबाई AB की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो ऐसे लिखूंगा। यदि AB की लंबाई x है तो AC की क्या हो जाएगी, x + 10। अब कह रहा है यदि त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, हमारा जो त्रिभुज बना है उसका परिमाप मैं देख लेता हूँ कितना है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाएं जुड़ जाएंगी इसमें, 1x ये रहा, 2x ये रहा, कितना हो गया 4x + 8, ये है हमारा परिमाप। सवाल का परिमाप कितना दे रखा है, सवाल में इधर रखा है इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर। तो मैं दोनों का कंपेरिजन कर सकता हूँ। यहाँ से देखिए 4x कितना आ जाएगा 32, यहाँ से x कितना आ जाएगा 4 × 8 = 32। क्या निकल पा रहा है मुझसे, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भुजा क्या होगी, AB कितना होगा, ये होगा 8, इसे निकलवाता था 8 दूनी 16 में से 2 गए 14, ये कितना आ जाता 8 और 10 18, यानी कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है 8, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है, यदि कोट की पावर 4 फाई माइनस कोट की पावर 2 फाई बराबर 1, तो कोस की पावर 4 फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी बताई थी 3, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। एक थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 3 को देखिए, यदि मैं कोट स्क्वायर को उधर भेज दूँ तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए सवाल में इस माइनस कोट स्क्वायर फाई को मैं उधर भेज दूँ तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई, वो किसके बराबर होगा कोसेक स्क्वायर फाई के। तो हमेशा ऐसे लिख देता हूँ सवाल। अब मैं सवाल सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कोट की पावर 4 फाई, ये क्या बन गया उधर जाकर 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई, क्या होता है वो कोसेक स्क्वायर फाई। कोट की पावर 4 फाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस की पावर 4 फाई बटे साइन की पावर 4 फाई बराबर क्या है कोसेक स्क्वायर फाई को क्या लिख सकता हूँ 1 साइन स्क्वायर फाई। अब इस साइन स्क्वायर फाई से इस वाले 4 की 2 पावर कट जाएंगी। अब यहाँ पर 2 पावर बचेंगी, उनकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेजो, यहाँ क्या बचेगा कोस की पावर 4 फाई बराबर साइन स्क्वायर फाई। अब आप सवाल पर आइए, सवाल में क्या पूछा है हमसे पूछा है कोस की पावर 4 फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई। यहाँ पर देखिए कोस की पावर 4 फाई की जगह में क्या रख सकता हूँ, क्या आया मेरा कोस की पावर 4 फाई की जगह साइन स्क्वायर फाई, यानी कि इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ साइन स्क्वायर फाई। आगे क्या है मेरा कोस स्क्वायर
5। ये क्या बन गया आइडेंटिटी नंबर एक को देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी क्या बन गया साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5, यानी कि इसका मान क्या होगा 1। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ कह रहा है हमसे प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है प्रथम प्राकृतिक n संख्याओं के वर्गों का योग, वो होता है 1/6 वर्गों का सम बता रहा हूं मैं पहले आपको। देखिए n n प्लस 1 2n प्लस 1 ये है सम, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम। यदि इसमें एवरेज निकलवाता तो एवरेज क्या होता सम अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने यहाँ पर n, तो यहाँ पर n से भाग लग जाता, ये हो जाता इसका एवरेज। क्या होता 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1। यहाँ पर कितनी संख्याओं की बात कर रहा है 46 की, यानी कि n कितना है हमारा 46, तो रख दीजिए यहाँ पर 1/6। 46 प्लस 1 कितना हो जाएगा 47, यहाँ कितना हो जाएगा 46 इंटू 2 92 प्लस 1 93। अब देखिए 3 से मैं से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 दूनी 6, 3 से इसको कर रहा हूँ 3 3 3 एकम 3। अब 47 में मैं 31 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसे 2 से भाग कर दूंगा। यहाँ कितना आएगा 47 इंटू यहाँ पर 7 से 21 हासिल 2 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आया 1457। अब इसको क्या करना है 2 से भाग करना है, वो मेरा आंसर होगा। 2 सत्ते 14, आगे क्या 2 सत्ते 14 7 बार गया, यहाँ 5 उतार लिया, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 उतार लिया, 1 बचा, आगे 7 उतार लिया, कितना बचा 2 8 16 2, यानी कि 728.5। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सिद्धि ने अपने स्कूटर 24,318 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ प्राप्त किया। लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है क्या है, उसने जो लाभ प्राप्त किया है वो किस पर प्राप्त किया है विक्रय मूल्य पर। कितना 1/6 लाभ प्राप्त किया है, यानी कि विक्रय मूल्य पर है, तो नीचे वाली संख्या क्या होगी विक्रय मूल्य, और कितना लाभ है, लाभ है 1 का, तो यहाँ से सीपी क्या होगा, सीपी 5 होगा, क्योंकि 5 पर 1 का लाभ लिया होगा जब तो एसपी 6 बनेगा। क्या पूछा है मुझसे लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत ओरिजिनल लाभ प्रतिशत किस पर निकलता है सीपी पर, कितना लाभ है 1, कितने पर 5 पर, इंटू 100 कितना हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसमें 24,318 का कोई रोल नहीं था, कभी आप इसमें अपना समय खराब करते। अगला देखते हैं, निम्नलिखित समीकरणों के लिए अनंत हल प्राप्त करने के लिए ए और बी के मान क्या होने चाहिए हमसे पूछा है। तो फिर देखिए समीकरणों वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको इसमें बताया था कि 3 कंडीशन बनती हैं। कौन सी 3 कंडीशन बनते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। एक कंडीशन ये बनती है, एक बनती है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, और एक कंडीशन बनती है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। देखिए ये वाली कंडीशन बनती है जब लाइंस हो ओवरलैपिंग, लाइंस जब ओवरलैपिंग कर रही हो, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें प्राप्त होते हैं इस वाली कंडीशन में, जब ये वाली कंडीशन बनती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइंस जो है वो पैरेलल होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि देखिए जब 2 लाइन पैरेलल होंगी तो वो क्या कहीं भी कट करेंगी, जब कहीं भी कट नहीं करेंगे तो वहां पर कोई हमारा सॉल्यूशन होगा, कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 लाइन अगर ओवरलैपिंग है तो यहाँ पर क्या है, ये हर पॉइंट पर यहाँ पर भी कट कर रही है, यानी कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब इस वाली तीसरी लाइन में क्या होता है, इसमें जो है लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया तो यहाँ पर एक इसका यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा, और ऐसी कंडीशन में एक यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है, यानी कि ऐसी कंडीशन में हमें प्राप्त होता है यूनिक सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई बैठेगी। क्या करा है इसमें, अनंत हल प्राप्त करने के लिए, अनंत हल किसमें प्राप्त होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस वाली कंडीशन में। इस वाली कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। हमसे a1 और a2 की a और b की पूछ रहा है ना मान, तो हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये वाली कंडीशन पहले हम बना लेते हैं। देखिए ये वाली कंडीशन बनाएंगे, a1 रख रहा हूं मैं पहली वाली इक्वेशन में, a1 क्या है, x के साथ वाला वेरिएबल कितना है a/, दूसरी इक्वेशन में a2 कितना है, x के साथ वाला वेरिएबल कितना है 3 बराबर, दूसरी इक्वेशन में y के साथ वाला जो है वो b1 होगा, कितना है b। दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन में जो y के साथ वाला था b, वो b1 है। अब दूसरी इक्वेशन में जो y के साथ है वेरिएबल वो होगा हमारा b2, कितना है वो -5, मतलब माइनस बाहर है और अंदर क्या है 5 - 2 है, बराबर c1/c2। c कितना है 2 और c2 कितना है 6। बस ये हमारा सॉल्यूशन है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन होती है वो होती है 3x प्लस ये माइनस अंदर जाता और अंदर 5 - 2a बनता है, यानी कि जो यहाँ पर माइनस का साइन होता है उसे भी साथ में हम लेते हैं अपने, इसमें इतना ध्यान यहाँ पर रखना होगा। देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं, देख लेते हैं। अब यहाँ से a और b का मान निकालना है, निकाल लेते हैं। देखिए
इसको मैं पहले ले लेता हूँ, यहाँ से मुझे a का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसको a/3 को मैं जब 2/6 के बराबर रखूंगा तो 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा a बराबर आ जाएगा 1। यहाँ पर देखिए a बराबर यदि मेरा 1 आ गया तो मैं इस वाली इक्वेशन को इसको ले लेता हूँ। यहाँ पर b/-5 -2 की जगह पर मैं 1 रख रहा हूँ बराबर 2/6। यहाँ पर देखिए b बटे कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गए 3, यानी कि -3 बराबर 2/6। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और ये माइनस का 2 उधर चला जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा -1, यानी कि a बराबर 1 है और b बराबर -1 है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर a बराबर 1 b बराबर -1, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। देख सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें सीधा 11 का डिविजिबिलिटी का रूल हमको चेक करना है। तो 11 का डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, जो ओड प्लेसेस पर नंबर है किसी भी संख्या के उनको ऐड कीजिए और जो इवन नंबर पर इवन प्लेसेस पर डिजिट्स हैं उसको ऐड कीजिए और दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। यदि डिफरेंस 11 से कट रहा है तो संख्या 11 से कटती है। और इसको चेक करने का देखिए तो वही करते हैं। यहाँ पर देखिए ये इवन है, ओड इवन मतलब ओड इवन ओड इवन ओड इवन, तो यहाँ से एक एक अक्षर छोड़िए और उनको ऐड कर दीजिए। 3 और 1 4, 4 में 0 ऐड करेंगे 4 ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 और 5 14, 14 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15, यानी कि 15 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है 11, यानी कि 11 से संख्या कट सकती है और यही कटेगी। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। 109153, देखिए 3 और 1 को ऐड करेंगे 4, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा। यहाँ पर 9 5 14, 14 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि 4 और 15 का डिफरेंस कितना है 11, यानी कि 11 से ये संख्या कटेगी। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। 5 और 4 9 और यहाँ पर 5 और 4 9, यानी कि 9 - 9 बराबर 0 और 0 11 से कटती है, 0 हर संख्या से कटती है, यानी कि ये भी संख्या 11 से कटेगी। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। क्या है संख्या 128041। यहाँ पर देखिए एक एक नंबर छोड़कर ऐड कीजिए। 1 + 0 1, 1 और 1 2, 1 और 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इनका डिफरेंस देखना है। 8 और 4 12, 12 और 1 13, यानी कि 3 और 13 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10। ये संख्या 11 से नहीं कटेगी तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी आप 4 नंबर संख्या को भी चेक कर सकते हैं। क्या है संख्या 80124। देखिए 1 को छोड़कर 1 ऐड कीजिए। 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 माइनस के 2 + 0 2, 13 और 2 का डिफरेंस 11 जो कि 11 से कटेगा, यानी कि ये भी संख्या 11 से कटेगी। ऑप्शन नंबर 3 11 से नहीं कटेगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या दे रखा है हमें। m + n बराबर दे रखा है। m + n बराबर दे रखा है कितना 24। क्या पूछा है हमसे, m - 16 की क्यूब प्लस n - 8 की क्यूब का मान क्या होगा। देखिए एक इक्वेशन दे रखी है और वेरिएबल कितने हैं 2, m और n। कैसे पता चलते हैं कितनी इक्वेशन है हमारे पास, जितने इक्वल के साइन होते हैं उतनी इक्वेशन होती हैं। एक इक्वल का साइन है एक इक्वेशन है। वेरिएबल कितने m और n 2, तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कुछ भी इनको मान सकते हैं क्योंकि एक इक्वेशन है तो यहाँ से दोनों के मान हम नहीं निकाल सकते। यहाँ पर हम m और n को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ऐसा मानूं जिससे कि मुझे कैलकुलेशन करने में इजी हो, ज़्यादा मुझे प्रोग्राम ना हो। देखिए तो मैं m को कितना मान सकता हूँ, यदि मैं m को 16 मान लूँ तो n कितना आ जाएगा 8। m को मैंने 16 क्यों माना, जिससे कि सारा चीज़ 0 हो जाए। अब यहाँ पर मैं m 16 रखूंगा तो 16 - 16 0 की क्यूब 0 प्लस n कितना है मेरा n, यहाँ से मेरा n भी 8 आ गया तो 8 - 8 क्या आ जाएगा 0, ये भी 0 आ जाएगा, यानी 0 की क्यूब प्लस 0 क्यूब 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर आप किसी एक को भी 0 कर सकते थे उससे भी यही आता। देखिए यदि n को मैं 0 कर लेता तो m कितना हो जाता 24, फिर 24 - 16 की क्यूब प्लस n कितना है 0, यानी कि -8 की क्यूब। यहाँ पर क्या बनता 8 की क्यूब, यहाँ पर -8 की क्यूब, यहाँ से भी क्या आता 0। तो कैसे भी आप कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है त्रिभुज DEF में कोण D का समद्विभाजक भुजा EF को बिंदु N पर काटता है। एक मैं त्रिभुज बना लेता हूं। त्रिभुज का नाम क्या दिया हुआ है हमें DEF, यहाँ पर मैंने D मान लिया, यहाँ पर E, यहाँ पर F। क्या कह रहा है DEF में कोण D का समद्विभाजक। D कहाँ है यहाँ पर, इसका तब समद्विभाजक यहीं से निकलेगा। समद्विभाजक का मतलब होता है इस कोण को, ये जो लाइन है वो 2 बराबर भागों में बांटती है। ये वाला भी कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। समद्विभाजक भुजा EF को, EF ये है, भुजा EF को बिंदु N पर काटती है, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये टच कर रही है F को, ये है पॉइंट N। यदि DE बराबर 36, ये दे रखा है मुझे 36 और DF कितना दे रखा है 40 और EF कितना दे रखा है 38, ये पूरा दे रखा है मुझे 38। तो NF की लंबाई ये पूछा है मुझसे, इसकी लंबाई क्या होगी। तो आप देखिए आपको एंगल बाइसेक्टर का पता होना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यहाँ पर यूज हो रहा है। मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC और A का समद्विभाजक यहाँ पर बिंदु BC को D पर टच कर रहा है। तो BD और DC का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, देखिए AB
बटे ए सी का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है बी डी बटे डी सी के, यानी कि ए बी का रेशियो तो बी डी के बराबर होगा। यहाँ पर ए सी का रेशियो जो होगा वो इस वाली वैल्यू के बराबर होगा डी सी के, यानी कि ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, इसका मतलब डी ई बटे डी एफ बराबर ई एन बटे एन एफ। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, फिर ई एन बटे एन एफ निकालू तो मैं कितना आ जाएगा, ई एन बटे एन एफ। तो ई एन किधर की साइड है, इधर वाली, तो इधर वाली साइड रखेंगे, कितना है 36 बटे एन एफ इधर वाली है तो इधर वाली संख्या रखेंगे, कितना है 36, यानी कि 4 नीम 36 4 धाम 40। कितना आ गया ई एन आ गया 9, एन एफ 10। रेशियो में ये रेशियो में है मेरी इनकी वैल्यू। रेशियो में पूरी लाइन कितनी बननी है 10 और 9 19, और पूरी लाइन मुझे एक्चुअल में दी कितनी 38, यानी कि 19 का कंपेरिजन 38 से कर सकता हूँ। कितना गुना हो रहा है चीजें, 2 गुना। क्या पूछा है मुझसे, एन एफ की लंबाई, एन एफ कितना है 10, तो एक्चुअल चीजें 2 गुना है, यानी कि 10 भी कितना होगा 2 गुना। कितना होगा एक्चुअल मान इसका 20। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, कह रहा है एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात दे रखा है 2:3। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाती है तो अनुपात 5:6 हो जाता है। क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं, ये मुझसे पूछ रहा है। देखिए मेल फीमेल का अनुपात दे रखा है कितना 2:3। कह रहा है यदि पुरुष की संख्या प्लस के 200 कर दी जाती है, मेल कितना है इधर, यहाँ पर कितना कर देते हैं इसमें प्लस के 200, तो अनुपात क्या हो जाता है 5:6। अब अनुपात हो जाता है 5:6। मैंने देखे यहाँ पर सिर्फ पुरुष की संख्या बढ़ाई है, फीमेल्स की संख्या तो सेम रहनी चाहिए। ऊपर फीमेल्स की संख्या कितनी दिख रही है मुझे 3, नीचे कितनी दिख रही है 6। जब मैंने फीमेल्स की संख्या छेड़ी नहीं है तो सेम दिखनी चाहिए, ऊपर भी 6 या नीचे भी 6, या ऊपर भी 3 नीचे भी 3। तो मैं ऊपर और नीचे सेम बना लेता हूँ, मैं 6 बना लेता हूँ। तो ऊपर वाली रेशियो में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा 4:6। अब आप देखिए फीमेल्स में मैंने 200 बढ़ाई, लेकिन मेल्स में मैंने 200 बढ़ाए, फीमेल सेम रहना था, देखिए सेम हो गया, 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर। तो मैंने देखा रेशियो में कितना बढ़ा दिया मैंने मेल्स में 1, और नंबर में कितना बढ़ा मैं 200, यानी कि एक कंपैरिजन में 200 से कर सकता हूँ। कह रहा है क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं, क्लब में कितनी महिला है रेशियो में 6। ऊपर देख लीजिए चाहे नीचे देख लीजिए, क्योंकि सेम होंगी, हमने छेड़ी नहीं है। तो 6 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू 200 है, 6 की कितनी हो जाएगी 1200, 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपए है, इसे 15% की छूट पर बेचा गया, तो छूट कितनी है रुपए में ये पूछ रहा है। 15% की छूट, 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि कोई चीज अगर 20 की थी तो उस पर 3 का डिस्काउंट दे दिया, कितने की बेची गई 17 का। कोई वस्तु 20 की थी, 3 का डिस्काउंट दे देंगे तो कितने की बिकी चीज 17 की, कितने का डिस्काउंट दिया 3 का। अब एक्चुअल प्राइस उसका है कितना 180, हमारा कितना है 20, यानी कि 20 का कंपेरिजन 180 से कर सकता हूँ। कितने गुना है 9 गुना, तो सारी चीजें 9 गुना होंगी। पूछ रहा है छूट कितनी है रुपए में, छूट कितनी है हमारी 3 रेशियो में, एक्चुअल चीजें कितनी है 9 गुना, यानी कि इसका भी कितना हो जाएगा 9 गुना। तो रुपए में कितनी है छूट 27 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, इसमें कह रहा है एक बगीचे में पहले साल 6 डेजी के पौधे हैं, हर साल एक माली 3 नए डेजी पौधे जोड़ता है, उसके पास पहले साल 26 चमेली के पौधे हैं और हर साल 2 कम हो जाते हैं। पहले साल के बाद डेजी पौधों की संख्या चमेली के पौधों की संख्या के बराबर कब होगी ये पूछ रहा है। देखिए 2 तरीके के पौधे हैं, डेजी के पौधे और चमेली के पौधे। कह रहा है ना यहाँ पर डेजी के पौधे हैं और चमेली के पौधे हैं। पहले साल कितने हैं 6 डेजी के पौधे हैं, और हर साल एक माली 3 नए डेजी के पौधे जोड़ता है, उसके पास पहले साल 26 चमेली के पौधे हैं। 6 डेजी के थे, 26 चमेली के थे, और हर साल 2 कम हो जाते हैं, कौन से चमेली के। तो डेजी के में क्या कर रहा है वो हर साल 3 जोड़ रहा है, और चमेली को में से 2 कम कर रहा है। पूछ रहा है पहले साल के बाद डेजी के पौधों की संख्या चमेली के पौधों की संख्या के बराबर कब होगी। तो देख लीजिए, हम देख लेते हैं कितने साल बाद होगी। यहाँ पर कितना हो गया, पहले साल जब हमने 3 जोड़ा डेजी में 9 और चमेली में से 2 घटाया तो कितना हो गया 24। अब अगले साल फिर वही काम करेंगे, ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकंड ईयर, यहाँ पर कितना 12 हो जाएगा, यहाँ से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब भी बराबर नहीं हुआ, आगे चेक करेंगे, थर्ड ईयर में चेक करेंगे, फिर +3 करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 15, इसमें -2 करेंगे, कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर 12 +3 9 3 12। पहले साल हमने +3 करे 9 हो गए, दूसरे साल +3 करे 12 हो गए, तीसरे साल फिर +3 करे कितना हो गए 15। अब देखिए इसमें फिर +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, +3 करेंगे चौथे साल तो कितना हो जाएगा 15 और 3 18। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यदि हम 2 घटाएंगे, इसमें 26 में से 2 गए, यहाँ पर देखिए जब हम 24 में से 2 घटाएंगे तो 22 बचेगा, और इसमें से फिर 2 घटाएंगे तो यहाँ 20 बचेगा। तो चौथे साल देखिए ये कितना हो गया 18, इसमें +3 करा तो
इसमें से -2 घटाएंगे क्योंकि ये इन वालों में हर साल 2 पौधे कम कर रहे हैं और डेजी के में +3 कर रहे हैं, तो 15 में +3 करा, चौथे साल 18 हो गए। अब चमेली के में -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब 18 बराबर आ गए, यानी कि दोनों पौधे 18 हो गए, डेजी के भी चमेली के भी। तो कौन से साल में हुआ है? चौथे साल में, यानी कि कितना समय लग गया? 4 साल लग गए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अगला देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है एक बिंदु टी से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। कोई सर्कल है, मैंने बना दिया कोई सर्कल। कह रहा है एक बिंदु टी से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 32 है। मैंने मान लिया कोई पॉइंट टी था, उससे इस वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी है? ये कोई पॉइंट टी था, इसकी स्पर्श रेखा कितनी है? 32। अब आप कहेंगे पॉइंट मैंने यही क्यों माना? यदि मैं अंदर मान लेता वृत्त के, तो क्या यहाँ से स्पर्श रेखा खींच पाता? वृत्त पर स्पर्श रेखा पॉइंट जब वृत्त के बाहर होगा तभी खींची जाएगी, ये बात ध्यान रखना। अगला कह रहा है और टी से केंद्र की दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए केंद्र की दूरी कितनी दे दी टी से, टी ए है, केंद्र ए है, कितनी है? 40। कह रहा है वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए जब केंद्र से इस स्पर्श रेखा पर मैं एक लंब डाल दूंगा तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। यहाँ से मैं देख लेता हूँ ये कितना आएगा, क्या है मेरी आर, क्योंकि केंद्र से परिधि तक का पॉइंट है, कितना हो जाएगा आर। 8 चौक 32, 8 पंजे 40। देखिए कौन सा रेशो यहाँ पर यूज हो रहा है? 3 4 5। मेरा विकर्ण जो है वो 5 है और एक रेखा 4 है, तो एक क्या हो जाएगी 3, यानी कि क्या रेशियो है? 3 4 5 का। अब कितनी है, कितने गुना चीजें हैं? 8 गुना चीजें, तो ये आर कितना हो जाएगा? 8 गुना कितना हो जाएगा? 24। त्रिज्या कितनी है? 24। क्या पूछा है मुझसे? वृत्त का व्यास, तो व्यास कितना हो जाएगा? 24 का दुगुना 48, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 48। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।